श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर नवीन सिंह। आप सहायक प्राध्यापक हैं, शिक्षा शास्त्र विभाग से हमारे बीच आए हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप पदस्थ हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद दीपक जी। 21 मार्च का दिन बेहद खास है क्योंकि इस दिन विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में होती है और ये बीमारी क्या है, इसके मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तमाम विषयों के ऊपर डॉक्टर नवीन सिंह तफसील से हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डाउन सिंड्रोम का बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों मनाया जाता है। धन्यवाद दीपक जी, बहुत ही अच्छे टॉपिक पे प्रश्न पूछने के लिए। देखिए, ये डाउन सिंड्रोम डे जो है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2012 में घोषित किया गया कि पूरे विश्व लेवल पे 21 मार्च को ये दिवस मनाया जाना चाहिए। तो डाउन सिंड्रोम 1860 के दशक से पहचान में आया और इसको पहचान करने वाले डॉक्टर जॉन लैंग डाउन थे। इन्हीं के नाम पे डाउन सिंड्रोम रखा गया, जो कि 21 मार्च को ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। और 21 मार्च ही क्यों सेलेक्ट हुआ, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम है ये एक गुणसूत्रीय विकार है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में जो मानव का निर्माण होता है वो गुणसूत्रों के मिलन से होता है, माता पिता के गुणसूत्रों के मिलन से होता है, जिसकी संख्या जो है 23 होती है, 23 जोड़े। और जब वो मल्टीप्लाई होती है तो 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। लेकिन जब हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो 21वें गुणसूत्र पे 2 की बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 21 मार्च मतलब 21वां गुणसूत्र और 2 की जगह 3 जो गुणसूत्र आ जाते हैं, इसलिए इसका तीसरा महीना लिया गया। 21 मार्च इसलिए लिया गया कि 21वें नंबर पे जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो एक एक्स्ट्रा हो जाती है। और फिर जब टोटल में जब हम काउंट इसकी देखते हैं तो 46 की बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसीलिए डाउन सिंड्रोम 21 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और डाउन सिंड्रोम को हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि एक गुणसूत्रीय विकार है और एक गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण ये विकार पैदा होता है और इसके बारे में जागरूकता पैदा होना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि यूनाइटेड नेशंस ने इसे एक दिन के रूप में, एक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। हम सामान्य भाषा में समझना चाहेंगे कि ये विकार कितना गंभीर है और कितने बच्चों में इसकी प्रिवेलेंसी देखी जाती है, कितने बच्चों में ये बीमारी होती है। दीपक जी, ये एक अवस्था है, ये एक दिव्यांगता है और सबसे बड़ी बात हमें ये समझनी है कि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक विकार है, ये एक दिव्यांगता है जो शरीर के साथ जीवन पर्यंत लगी रहती है। क्योंकि ये गुणसूत्रीय विकार है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये आनुवंशिक है जिसे हम और आप चाह के भी इसको नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी हम बचाव जरूर कर सकते हैं, इसको हम पहचान शीघ्र अतिशीघ्र कर सकते हैं। और आपने कहा कि ये कितना गंभीर है, और तो गंभीरता की अगर हम देखें तो लगभग 1000 में एक बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है। और यही अगर हम बाहर विदेशों की अगर बात करें तो ये जो संख्या है ये ज्यादा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक ज्यादा प्रिवलेंट डिसेबिलिटी कंडीशंस में आता है। और भारत सरकार ने भी इसको एक मान्यता दिया है, जो हमारा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, उसमें एक जो डिसेबिलिटी है, चूंकि डाउन सिंड्रोम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आता है, जिसे हम हिंदी में बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, तो उसका एक ये पार्ट है। और आजकल जो नई नई तकनीकी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के समय ही इसकी हम पहचान कर सकते हैं। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इस विकार का पता लगाया जा सकता है और ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक अवस्था है, ये एक विकार है जो बच्चे जन्मजात ही अपने माता पिता से हासिल करते हैं या माता पिता उन्हें अपने बच्चों में हस्तांतरित करते हैं। ये एक गुणसूत्रीय विकार है। तो आपने ये जो बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम में ही, गर्भावस्था के समय ही हम इसका पता कर सकते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है और क्या यदि ये पता चल जाए तो उसके बाद क्या इसकी रोकथाम उपचार हम कर सकते हैं, और या इसके होने के प्रति जो मुख्य कारण है वो क्या है?
ताकि कारण को जान करके हम इसका निवारण कर लें? देखिए दीपक जी, ज्यादातर जो दिव्यांगता है उसका जो कारण है ना, अभी शोध में है, रिसर्च में है। जी जी। और ये कह पाना कि जो गुणसूत्री विकार है वो मेरे साथ ही क्यों, तो बड़ा मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि ये अभी भी शोध का विषय बना हुआ है कि गुणसूत्री विकार कैसे हो जाता है, और अगर हो गया तो उसके बाद तो हम उपचार कर सकते हैं, लेकिन ये कुदरत का ही एक करिश्मा होता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसके पीछे ये प्रोसेस होती है। तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हाँ, आजकल देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, साइंस बढ़ गया है, तो प्रेगनेंसी के टाइम ही जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो 15 से 18 हफ्ता में एक टेस्ट होता है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट कहते हैं उसको। अगर वो टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दें, आजकल तो ज्यादातर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और आजकल के पेरेंट्स भी जागरूक हैं, और होना भी चाहिए कि प्रेगनेंसी के टाइम हमारे बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, हमारा बच्चा स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है, हमारे बच्चे में कुछ जन्मजात विकार तो नहीं है। तो वो विकार टेस्ट करने के लिए ट्रिपल मार्कर टेस्ट एक आता है, जो 15 से 18 हफ्ता में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये टेस्ट आप करा लीजिए। इस टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है या नहीं है, कोई गुणसूत्री विकार है या नहीं है। तो फिर उस टेस्ट के बाद फिर डॉक्टर जैसा सजेस्ट करते हैं वैसा पेरेंट्स उसको फॉलो अप कर सकते हैं। अब रही बात कि चलिए सब जगह ये टेस्ट अवेलेबल नहीं है, हम आप सिटी में हैं तो हम ये कह सकते हैं कि चलिए डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया और ये टेस्ट अवेलेबल हमने करा लिए, लेकिन आज भी दूर दराज में गांव में ये सारे टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर एक बार डाउन सिंड्रोम बच्चा हो गया, वो जन्म ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद हम इंतजार करेंगे कि 2 साल तक की, जब 2 साल का होगा तो हमें पता चलेगा कि बच्चा डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। क्योंकि ये गुणसूत्री विकार है तो ये जन्म के तुरंत बाद ही डॉक्टर्स और पेरेंट्स पहचान सकते हैं कि ये जो बच्चा है दूसरे बच्चे की अपेक्षा ये भिन्न है, और वो जो भिन्नता है उसके शारीरिक जो उनका बच्चे का स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, उससे आसानी से हम पहचान सकते हैं। जैसे चपटा चेहरा होगा, नाक भी उसकी चपटी सी होगी, आंखें सामान्य से बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। बहुत सारे बच्चे में देखा गया है कि भेंगी आंखें होती हैं, जिसे हम अंग्रेजी में स्क्विंट कहते हैं। छोटे गर्दन होंगे, कान छोटे होंगे, और जीभ जो है ज्यादातर जो है मुंह से बाहर निकलती रहती है, और जीभ की जो एवरेज जो उसकी मोटाई होती है वो एवरेज से ज्यादा होती है, और जीभ में भी अगर हम देखें तो थोड़ा थोड़ा दरार देखने को मिलता है, और उस दरार की वजह से बच्चे में जो बोलने की जो क्षमता होती है, जो वाक्पटुता होती है, जो क्लैरिटी होती है, वो चीज नहीं हो पाती है। मांसपेशियों में भी कमजोरी देखने को मिला है, लचीलापन देखने को मिला है, हथेली में लकीरें होती हैं, उनकी संख्याएं जो है कम होती हैं, उनकी जो उंगलियां होती हैं वो भी छोटी होती हैं, छोटे हाथ, छोटे पैर, और ज्यादातर केस में छोटा कद भी होता है। लेकिन ऐसे बच्चों की जो बुद्धिलब्धि होती है वो ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि माइल्ड होती है, जिसे हम अगर और सरल भाषा में अगर हम आपको समझाना चाहें तो 50 से लेकर के 70 के बीच में होती है। और ज्यादातर बच्चों में ये भी देखा गया है कि कई बार बच्चों की जो आईक्यू होती है वो बॉर्डर लाइन भी पहुंच जाती है, मतलब कि 90 से कम। 90 से 100 हमारा आपका एवरेज आईक्यू कहलाता है, 90 से 70 के बीच में बॉर्डर लाइन होता है, और 50 से 70 के बीच में माइल्ड कैटेगरी की ये बुद्धिलब्धि वाले बच्चे होते हैं। तो इनका जो कैटेगरी जो भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किया है वो बौद्धिक अक्षमता वाला किया है। जी जी, बौद्धिक अक्षमता होती है और आईक्यू लेवल, बुद्धिलब्धि इनकी कम होती है, लेकिन इन्हें पहचानना कठिन नहीं है। आपने ऐसा बताया, आपने जो तमाम लक्षण बताया उससे बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम है, और उसके लिए बहुत लंबे समय तक आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, जन्म के तुरंत बाद ही आप इसकी पहचान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि यदि बच्चा डाउन सिंड्रोम है, ये बात तो आपको जन्म के बाद मालूम चल गई, तो फिर उसके उपचारात्मक पक्ष की तरफ यदि हम आए तो कैसे प्रबंधन करके हम डाउन सिंड्रोम के असर को कम कर सकते हैं, उसको प्रबंधन कर सकते हैं, और उसको एक सामान्य जीवनचर्या के साथ जीने के लिए हम उसे प्रेरित कर सकते हैं, उसकी पालना, लालन पालन पोषण कर सकते हैं? देखिए, जो जन्म के तुरंत बाद जो पहली टीचर होती हैं, जो पहले गार्जियन होते हैं, वो उनके माता और पिता होते हैं। सबसे पहला तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उपदेश देना चाहूंगा कि जब बच्चा आपका डाउन सिंड्रोम हो गया तो आप पहले उसको स्वीकारिए कि आपका बच्चा है,
और ये इसकी दिव्यांगता है। दिव्यांग बच्चे होने का ये मतलब नहीं है कि ये पूरे जीवन में कुछ कर नहीं सकता और दूसरों पर ही निर्भर रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम 2024 वाले शताब्दी में जी रहे हैं, जहां पे साइंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहां पे यंगस्टर्स बहुत हैं, शोध बहुत हो रहा है, सुविधाएं बहुत उपलब्ध हैं। तो अगर बच्चा जन्म लिया और हमें पता चल गया कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम है, तो शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप, आप जल्दी से जल्दी उसको स्वीकारिए कि ये आपका बच्चा है और ये इसका विकार है। और जब आपने स्वीकार कर लिया, उसका पहचान कराइए और पहचान कराने के बाद उसका शीघ्र हस्तक्षेप कराइए। जैसे मैंने आपको बताया कि उसको बोलने में कठिनाई होगी, चलने फिरने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि मांसपेशियों में लचीलापन देखने को मिलता है। तो इसके लिए बहुत सारे थेरेपी आजकल अवेलेबल है, जिसे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं, फिजियोथेरेपी कहते हैं, स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, स्पीच थेरेपी कहते हैं। तो ये सारे थेरेपीज जो है जन्म के समय से ही उस बच्चे को दी जानी चाहिए, ताकि जो बच्चे का जो ग्रोथ है, जो विकास है, जो वृद्धि है, वो जो है सामान्य बच्चों की तरह हो सके। और अगर हम जन्म से ही ये चीजें दे करके और अपने को जागरूक करके उस बच्चे का प्रबंधन हम स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बच्चे बड़े होकर के अपने से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और सिर्फ जीवन यापन ही नहीं कर रहे हैं, आजकल हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की, आजकल हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की। तो भारत सरकार इसके लिए बहुत सारे मुहिम चला रही है। भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है स्किल काउंसिल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये पूरी की पूरी काउंसिल ही इन बच्चों के लिए बना दी गई है कि इन बच्चे जैसे ही 18 साल के हो जाएं, आप इन बच्चों को आइडेंटिफाई करें, आप इनको जो है ट्रेनिंग दें, स्किल इनका डेवलप करें और फिर इनके रुचि के हिसाब से आप उनको जॉब में प्लेसमेंट दें। डाउन सिंड्रोम बच्चे जो है इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। मुंबई में एक सेंटर है जहां पे बच्चे इंडिपेंडेंटली जो है संस्था का कैंटीन रन कर रहे हैं। जी जी, यानी कि पहले पहचानना और स्वीकारना बहुत जरूरी है किसी भी अभिभावक के लिए कि आपका बच्चा है, फिर प्रभावी हस्तक्षेप करना जरूरी है। और अगर ये चीजें हो गई तो बच्चा पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होकर के अपने जीवन को जी सकता है और स्वावलंबी बन सकता है। जन्म के बाद तो आपने बताया कि ये जन्मजात विकार है और जन्म से ही आ जाता है और ये ताउम्र आपके साथ रहता है। इसमें आप प्रभावी हस्तक्षेप करके बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ उपाय जरूर कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इस सिंड्रोम को रोकना ही चाहें, आपने बताया कि ट्रिपल मार्कर टेस्ट होता है, यदि ये वहां पे पकड़ में आ गया, 15 से 18 सप्ताह तक ये टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के दरमियान, तो वहां पर क्या उपचार किया जा सकता है या क्या रोकथाम किया जा सकता है यदि प्रेगनेंसी के टाइम में ये चीज पकड़ में आ गई? तो देखिए, ये टेस्ट इसीलिए कराया जाता है कि 3 महीने तक चीजें संभव हैं, मतलब कि डॉक्टर्स के हाथ में है कि इसको होने से बचाया जा सकता है। तो पेरेंट्स जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके और डॉक्टर जैसा सजेस्ट करे वैसा उनको वहां पे उसी टाइम डिसीजन लेकर के कर लेना चाहिए। यानी कि हर पेरेंट्स को ये बात जरूर अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि बच्चा किसी तरह के अपंगता का शिकार ना हो जाए, दिव्यांगता का शिकार ना हो जाए, शारीरिक अक्षमता का शिकार ना हो जाए। उसके लिए ट्रिपल मार्कर टेस्ट करवाना भी एक अनिवार्य अंग है, उसके लिए एक अनिवार्य बात है। उसके लिए ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे हम अपना हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं, हमें कुछ नहीं भी होता है तब भी एक माइंड में होता है कि यार चलो हेल्थ चेकअप हम करा लेते हैं। और जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो वहां पे वो चीजें और बढ़ जाती हैं, तो वो रेगुलर वो डॉक्टर के टच में रहें। और डॉक्टर्स जो है खुद ही वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये एक टेस्ट होता है जिससे ये गुणसूत्री विकार का पता लगाया जा सकता है। तो अगर फादर मदर उस पर अपना कंसेंट दे देते हैं तो वो डॉक्टर्स जो है टेस्ट रेकमेंड कर देते हैं। तो वो टेस्ट कराने के बाद जैसा अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है तो फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर जैसा सजेस्ट करें वैसा वो कर सकते हैं। जी जी, डॉक्टरी सलाह का पालन करना बहुत जरूरी है। चलते चलते हम चंद संदेश चाहेंगे ताकि जो भी पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, जो भी अभिभावक आपको सुन रहे हैं, डाउन सिंड्रोम के लक्षण यदि वो अपने बच्चों में देखते हैं या अपने आसपास कहीं देखते हैं और कुछ सुधार करना चाहते हैं, आगे आने वाले जीवन के लिए कुछ मैसेज चाहते हैं कि कैसे उनके जीवन को वो आसान बना सकते हैं, और दिव्यांगता या अपंगता या उनकी शारीरिक अक्षमता वो उनके जीवन के लिए एक बाधा नहीं है, बल्कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है और अपना जीवन एक आत्मनिर्भर होकर के व्यक्ति होकर के जी सकते हैं। इसके लिए आपका संदेश क्या है हमारे समाज के लिए, पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए? दीपक जी देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि बच्चा तो बच्चा है। सबसे पहली बात तो हमें यही समझना है कि वो चाइल्ड पहले, स्पेशल बाद में है जी। और जब भी हम उसको संबोधित करें तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के नाम से संबोधित करें कि उनकी जो क्षमताएं हैं हमारे आप से बिल्कुल भी अलग है।
आजकल के बच्चे जो है पैरालंपिक्स में जा रहे हैं। आजकल के बच्चे जो है अगर उनको प्रॉपर समावेशी शिक्षा अगर दिया जाए तो वो जो है समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। ये बात हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दिव्यांगता है, जो दिव्यांगता का प्रतिशत है, ये बहुत कम नहीं है। 2,68,00,000 बच्चे दिव्यांग है भारत में, अगर हम जनगणना 2011 की बात करें तो, जिसमें सिर्फ 7 प्रकार की दिव्यांगता ही चिन्हित की गई है। और 2016 अधिनियम जो हमारा राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहता है, वो 21 प्रकार की दिव्यांगता कहता है। उसमें से एक दिव्यांगता हमारा बौद्धिक अक्षमता का है, जो डाउन सिंड्रोम का भी एक पार्ट होता है। तो अगर 21 प्रकार की दिव्यांगता का जो जनगणना भारत सरकार अभी पब्लिक डोमेन में लेकर के आएगी, तो हम आप एक अंदाजा लगाएं कि अभी की डेट में 2,68,00,000 बच्चे हैं जो 7 प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हैं। जब 21 प्रकार की दिव्यांगता आएगी तो उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो हमें इस बात को समझना होगा कि बच्चे बच्चे हैं, ये अपना जीवन यापन अपने आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, लेकिन इनको एक प्रॉपर सहयोग की जरूरत है, एक प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत है, एक केयर की जरूरत है और एक लव की जरूरत है। और हम आप जो है बात करते हैं सिंपैथी की, तो यहाँ पे सिंपैथी नहीं होना है, यहाँ पे हमें इम्पैथी होना है। हमें सहानुभूति की तरफ नहीं मूव करना है, हमें समानुभूति की तरफ मूव करना है। हमें खुद में रियलाइज होना है कि अगर ये बच्चा है तो ये बच्चा किसी के भी घर में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका जो है जो संबंध है वो जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो पेरेंट्स है सिर्फ उन्हीं के घर में ये बच्चा हो सकता है। ये बच्चा किसी के घर में हो सकता है, और यही नहीं, कोई भी दिव्यांग बच्चे जो है किसी के घर में जन्म ले सकते हैं। तो हमें एक पूरे सकारात्मक दृष्टिकोण में इसमें लेकर के आना है। जो हमारी रूढ़िवादिता है उसे हमें खत्म करना है, और यथासंभव जहां पे भी सपोर्ट हो सके वो सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना है। और भारत सरकार भी इसके लिए बहुत सारे काम कर रही है। आपके भोपाल में जो है कंपोजिट रीजनल सेंटर इस्टेब्लिश हो चुका है, और एक राष्ट्रीय संस्थान इन बच्चों के लिए बनाया गया है जो हैदराबाद में है, बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए। उसका जो सेंटर है वो दिल्ली में भी है, वो मुंबई में भी है, वो कलकत्ता में भी है। तो ऐसे सेंटर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बच्चा, कोई भी अभिभावक इस टोल फ्री नंबर के जरिए किसी भी प्रकार की जानकारी इकट्ठा कर सकता है। ये पूरे भारत पे लागू है, और इस टोल फ्री का नंबर है 14456। इसको हम और आप ज्यादा से ज्यादा समाज तक लेकर के जाएं, क्योंकि आजकल हर अभिभावक के पास जो है मोबाइल फोन्स वगैरह है। वो जो भी उनके माइंड में किसी भी प्रकार की कोई डाउट अगर उत्पन्न हो रही है, संदेह अगर आ रहा है अपने बच्चे को लेकर के कि वो दिव्यांगता कैटेगरी में है या नहीं है, या किस तरीके से इसका हम उपचार कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, तो वो इस टोल फ्री नंबर को डायल कर सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, 14456। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि यदि आपके मन में, दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है कि दिव्यांगता को लेकर के क्या स्थिति है, तो 14456 ये टोल फ्री नंबर है। आप इसमें फोन करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे इस भेंटवार्ता में हुई कि बच्चे, चिल्ड्रन पहले हैं, स्पेशल बाद में हैं, और ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं। तो हमें इनके संबोधन में भी बहुत ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हमदर्दी और सहानुभूति के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर बैठें। तो इसलिए जो बातें आपने बताई कि स्नेह की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, और हमदर्दी से ज्यादा समानुभूति की जरूरत है, इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और स्वीकार कीजिए कि आपका बच्चा है और प्रभावी हस्तक्षेप कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर नवीन सिंह साहब, सहायक प्राध्यापक शिक्षा शास्त्र विभाग, डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय से हमारे बीच आए आप। और आज के दिन विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के अवसर पर आपने डाउन सिंड्रोम जैसी एक ज्वलंत विषय के ऊपर, जो कम जिसके ऊपर बातचीत की जाती है, बहुत गहराई से आपने इसके ऊपर बात की और इसके ऊपर प्रकाश डाला। निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को इससे फायदा हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद।